हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने स्टार्ट कर दिया था क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और आज हम बात करने वाले हैं बेटा फेयोल साहब के प्रिंसिपल्स के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, दीज आर दी गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस होते हैं जो मैनेजर को डिसीजन लेने में मदद करते हैं। वो हमने बातचीत करी थी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं इसको हमने समझने की कोशिश करी थी। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की आखिर इंपॉर्टेंस क्या होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में, ये भी हमने समझने की कोशिश करी थी। अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 को भी नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट पूरी देखने को मिल जाएगी। उसको अच्छी तरीके से स्टडी करें और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को एज यूजुअल आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो बेटा, क्योंकि ऐसे ही कारवां प्रारंभ सीरीज का आगे की तरफ चलता रहेगा, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस स्टडीज हो। इसी तरीके से आपके लिए लेक्चर शानदार तरीके से आते रहेंगे। तो चलिए बेटा, आज हमें बात करने हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने फेयोल की हिस्ट्री को थोड़ा सा जाना था कि हेनरी फेयोल जो है, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं, जिनका जन्म जो है फ्रांस के अंदर हुआ था और एज ए माइनिंग इंजीनियर उन्होंने जॉब करी थी और बाद में वो एक कोल माइनिंग कंपनी के MD भी बन जाते हैं। तो आज हमें फेयोल के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं बेटा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फेयोल साहब के कितने प्रिंसिपल्स हैं बेटा, 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं मैनेजमेंट के। अब 14 प्रिंसिपल्स को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि यहां से एग्जाम के अंदर बहुत बार सवाल आता ही आता है। तो सबसे पहला जो हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे बेटा, वो हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ वर्क। फेयोल जो है वो क्या बात कर रहे हैं बेटा कि वर्क का क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। पहला प्रिंसिपल जो फेयोल ने यहां पे दिया है वो ये दिया है कि वर्क का क्या होना चाहिए बेटा, डिवीजन होना चाहिए। अब आपको इसको समझना पड़ेगा कि क्या है। देखिए, यहां पे फेयोल साहब ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो पूरा काम है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, वो काम जो है स्मॉल स्मॉल टास्क और स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाए। क्या किया जाए कि एक जो बड़ा काम है उस बड़े काम को एक साथ ना करते हुए उस बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स या छोटे छोटे टास्क में क्या कर दिया जाए बेटा, उन छोटे छोटे टास्क में उस काम को क्या कर दिया जाए बेटा, डिवाइड कर दिया जाए। और पूरा का पूरा काम सिर्फ एक पर्सन को देने के बजाय एक टास्क या एक काम किसी ऐसे पर्सन को असाइन किया जाए जो उस काम को करने के लिए कैपेबल भी हो और क्वालिफाइड भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी कंपनी के अंदर ऑडिटिंग करवानी है तो किसी ऐसे बंदे से वो ऑडिटिंग का काम करवाया जाए जिसे उस ऑडिटिंग की नॉलेज भी हो, क्वालिफिकेशन भी और एक्सपीरियंस भी हो। भाई, जिस बंदे को ऑडिटिंग की नॉलेज होगी, जिस बंदे को उसकी क्वालिफिकेशन होगी, जिस बंदे को उसका एक्सपीरियंस होगा, तो जाहिर सी बात है वो क्या है बेटा, उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। और जब वो इसी काम को बार बार परफॉर्म करेगा तो वो उस पर्टिकुलर काम के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, एक तरीके से स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। मतलब वो काम में इतना परफेक्ट हो जाएगा कि पूरी इफेक्टिवनेस के साथ, पूरी एफिशिएंसी के साथ, पूरे टाइम पे टास्क को कंप्लीट करते हुए विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के साथ वो क्या कर पाएगा, उस टास्क को कंप्लीट कर पाएगा। इस प्रिंसिपल के साथ फेयोल क्या कहना चाहते हैं कि एक बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाए और उन छोटे छोटे काम को अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय वो काम उन लोगों को दिया जाए, ताकि वो काम वो लोग जो है जो एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड है उसे बहुत अच्छी तरीके से कर पाए। और बार बार जब वो इस काम को करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे और साथ के साथ बिना इनइफेक्टिवनेस के और बिना इनएफिशिएंसी के वो अपने काम को क्या कर पाएंगे बेटा, अच्छी तरीके से कर पाएंगे। बात समझ में आई है नहीं आई? फॉर एग्जाम्पल सर, हमें तो एग्जाम्पल देके समझाओ। तो एग्जाम्पल देखिए बेटा, मान के चलिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसके अंदर फर्नीचर बनाया जाता है, तो एक पर्सन को लकड़ी काटने का काम दिया जाए, एक पर्सन को लकड़ी को जोड़ने का काम दिया जाए, एक पर्सन को लकड़ी को पॉलिश करने का काम दिया जाए और एक पर्सन को उसको फाइनल टच देने का काम दिया जाए। कहने का मतलब क्या है कि फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर लकड़ी काटने का काम किसी अलग को दिया गया, उसे जोड़ने का काम किसी अलग को दिया गया, पॉलिश करने का काम किसी अलग पर्सन को दिया गया और उसे फाइनल टच देने का काम किसी और पर्सन को दिया गया। अब इससे क्या हुआ, जब आपने इस काम को डिवाइड किया अलग अलग लोगों के बीच में, तो हर एक इंडिविजुअल अपने काम को बार बार करेगा और इतनी बार करेगा कि वो अपने जॉब में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ वो क्या कर पाएगा बेटा,
बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। आपने बैंक के अंदर देखा होगा बेटा कि एक कैश के अंदर एक बंदा बैठा होता है जो कैश से ही डील करता है, एक एफडी से डील करता है, एक चेक से डील करता है, एक अदर मैटर से क्या करता है, डील करता है। तो उनके काम क्या है बेटा, सबके काम अलग अलग है। एक ही बंदा जो है सारे के सारे काम नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा? तो वर्क को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए यहाँ पे फेयोल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ताकि क्या हो पाए, इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर पाए। और अगर आप इस डिवीजन ऑफ वर्क वाले प्रिंसिपल को अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो पाएगा, क्योंकि वो एक ही काम को बार बार कर रहा है। साथ के साथ इफेक्टिव और एफिशिएंसी आपको देखने को ही मिलेगी, क्योंकि वो बार बार एक ही काम को कर रहा है, तो वो कम समय में भी करेगा और बिना किसी रिसोर्सेज के वेस्टेज के साथ वो क्या कर पाएगा, उस काम को कर पाएगा। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है बेटा, कि एक बड़े काम को अलग अलग स्मॉल टास्क और यूनिट्स में डिवाइड किया जाए और अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय, वो काम उसके अकॉर्डिंग उसको दिया जाए, ताकि वो अपने काम को और भी बेहतरीन ढंग से कर सके। बार बार करेगा तो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, और जाहिर सी बात है लॉस होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे बेटा, मिनिमम हो जाएंगे। तो ये बात आपको क्या करनी है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो कि क्या होता है बेटा, डिवीजन ऑफ वर्क होता है। आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ में आया। दूसरा प्रिंसिपल अगर हम बात करें बेटा, दूसरा है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है आंसर मेकिंग, क्या आपको आंसर देना है। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, आंसर करना। आप रेस्पॉन्सिबल हो किसी चीज को लेकर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं बेटा। अगर आपने किसी पर्सन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो क्या करे बेटा, एक हफ्ते के अंदर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करे। समझो बेटा मैं एग्जांपल क्या दे रहा हूं। अगर आपने किसी एम्प्लॉय को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करे एक हफ्ते के अंदर, लेकिन आपने उसको अथॉरिटी यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, तो अगर वो रॉ मटेरियल परचेज ही नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है एक हफ्ते के अंदर 100 यूनिट्स का जो टारगेट है वो उसे भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब आप वर्कर को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने टाइम पे टास्क को कंप्लीट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, आपने उसको उस काम को करने के लिए अथॉरिटी नहीं दी। तो याद रखना बेटा, अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर, और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जो काम आपको दिया गया है वो आप काम तय समय पे करके दे। मैं एग्जांपल क्या दे रहा हूं कि आपने एक एम्प्लॉय को 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने का टारगेट दिया एक वीक के अंदर। ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसे 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है एक वीक के अंदर, लेकिन आपने उसको ये डिसीजन लेने की पावर नहीं दी कि वो रॉ मटेरियल्स को परचेस कर पाए। अब जब उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है ही नहीं रॉ मटेरियल्स को परचेस करने के, और जाहिर सी बात है 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए। जब उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए, तो क्या वो रॉ मटेरियल परचेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और जब वो रॉ मटेरियल परचेस नहीं कर पाएगा तो क्या वो टारगेट को टाइम पे कंप्लीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आप वर्कर को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने टाइम पे टास्क को कंप्लीट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, लेकिन उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जो अथॉरिटी, जो डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास होनी चाहिए थी, वो आपने उसको जरा सी भी नहीं दी, इसलिए उसका टास्क जो है टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो याद रखना बेटा, अगर आप किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने के लिए जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जिसे हम अथॉरिटी के नाम से जानते हैं, वो भी उस बंदे को दी जानी चाहिए, और उसका एक बैलेंस होना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जितनी अथॉरिटी टॉप लेवल को दी जानी चाहिए वो टॉप लेवल उससे दे, तब जाके क्या हो पाएगा, टास्क कंप्लीट अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या होना चाहिए बेटा, एक अच्छी तरीके से बैलेंस होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि एक इंडिविजुअल अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अथॉरिटी की मदद से क्या कर पाए, उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट अच्छी तरीके से कर पाए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है बेटा आपको? दूसरा प्रिंसिपल भी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा आएगा बेटा हमारा डिसिप्लिन। कौन सा आएगा बेटा? डिसिप्लिन। इसको समझते हैं बेटा, डिसिप्लिन क्या है। देखिए बेटा, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम है वो सिस्टमैटिक तरीके से हो पाए। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं है बेटा कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज के ऊपर इंप्लीमेंट होंगे। डिसिप्लिन का मतलब है हर वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनी के हर एक लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट हो, चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो, चाहे वो टॉप लेवल का आदमी हो, चाहे वो लोअर लेवल का आदमी हो, चाहे वो मिडिल लेवल का आदमी हो। आप खुद सोचिए बेटा कि अगर एक कंपनी के अंदर बॉस खुद लेट आ रहा है तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉइज भी लेट होंगे।
तो अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉइज कंपनी के अंदर एंट्री मारे, तो बॉस को भी क्या होना पड़ेगा, पंक्चुअल होना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बातचीत करते हैं जो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो सिस्टमेटिक तरीके से हो पाए। लेकिन याद रखना, ये डिसिप्लिन सिर्फ ऐसा नहीं कि सबऑर्डिनेट लेवल पे काम करने वाले लोगों के लिए ही लागू होता है। चाहे वो टॉप लेवल का हो, चाहे वो लोअर लेवल का हो, चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो, हर किसी के ऊपर ये डिसिप्लिन लागू होना चाहिए ताकि कंपनी के अंदर हर एक तरीके से काम जो है वो सही तरीके से हो पाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा आप लोगों को? क्योंकि याद रखना, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करवाना चाहते हैं तो सुपीरियर जो होते हैं उनको भी सिस्टमेटिक तरीके से काम करना आना चाहिए। अगर वो खुद सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे, अगर वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉइज को भी वो चीजें करनी ही पड़ेगी। तो याद रखना, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे वर्क को एक सिस्टमेटिक तरीके से रन करने में मदद करती है ताकि किसी भी तरीके का कोई लैग ना आए और किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए और सभी काम जो है एक इन इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ क्या हो पाए बेटा, आगे की तरफ कंटिन्यू कर पाए। आई होप आपको ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल समझ में आए होंगे। क्लियर है बच्चों? याद रखना बेटा, अगर इस प्रिंसिपल को आप फॉलो करोगे तो सिस्टमेटिक वर्क होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जाहिर सी बात है सबकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। और अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं होगी डिसीजंस को लेकर बेटा, रिसोर्सेस का वेस्टेज होगा डिसिप्लिन के अभाव में, और कहीं ना कहीं जो है वर्क में क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा इन एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो वर्क में डिले होगा, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनी रहेगी, कहीं ना कहीं क्या होगा, इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी बेटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस एक कंपनी के अंदर किसी काम को सिस्टमेटिक तरीके से करने में क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो ये तीन प्रिंसिपल्स आपको ध्यान रखने हैं डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें एक बड़े काम को छोटे छोटे टास्क और यूनिट्स में डिवाइड किया जाए ताकि हर एक इंडिविजुअल अपनी इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ उस टास्क को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर आपने किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को कोई काम करने के लिए दिया है तो उस काम से रिलेटेड जो डिसीजन लेने की पावर है वो भी उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय को दी जाए। साथ के साथ हमने पढ़ा डिसिप्लिन की कंपनी के अंदर अगर आप काम को सिस्टमेटिक तरीके से करवाना चाहते हैं तो फेयोज साहब यहाँ पे कहते हैं कि कंपनी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए और वो सभी के ऊपर इंप्लीमेंट होने चाहिए, चाहे वो सुपीरियर हो या चाहे वो सबऑर्डिनेट हो। ये जो तीन प्रिंसिपल्स है बेटा, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करने हैं क्योंकि यहां से केस स्टडीज पे सवाल बनते हैं। और अगर इन तीन प्रिंसिपल्स से रिलेटेड आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। आगे के लेक्चर्स में मैं आगे प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा आपसे। आज के लिए लेक्चर इतना ही, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।